यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। इतिहास का मॉडल पेपर है जो आपके 5 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये जो मॉडल पेपर बनाया गया है ये कई सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। इसमें 15 मिनट आप क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। और बच्चों खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं और 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। तो ऐतिहासिक तिथियां यहाँ पे 10 पूछी जाएंगी और 5 नंबर का आपका मानचित्र यानी 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों को पुष्टि कीजिए। ठीक है, बना करके यहाँ पे उत्तर का आपको देना है। फिर आइए आगे देखते हैं खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने पूरा यहाँ पे मॉडल पेपर देख लिया और जितने भी मैं आपको 4 मॉडल पेपर दूंगा, 4 मॉडल पेपर होंगे आपके हिस्ट्री के, और इसी 4 को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर ले जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। यही पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। एक प्रश्न आपको एक का उत्तर आपको यहाँ पे मिल गया। प्रश्न से ही हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और कब की थी, तो ये पूछा गया है, तो 1921 में की थी। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे, भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं। नारियल की खेती जो है होना कब से अस्तित्व में आया, इसके प्रमाण कब मिले हैं, तो ये सातवाहन काल से मिले हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य, यहाँ पे चाणक्य लिखा नहीं, चाणक्य निम्नलिखित में से किस शिक्षण केंद्र से जुड़े थे। तो मैं आपको बता दूं, जो चाणक्य थे वो तक्षशिला शिक्षण केंद्र से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न देखेंगे, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। 24, 36, 44, 64। तो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन कब हुआ, तो सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन 11वीं सदी में हुआ था। फिर बच्चों 16वां प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न देखेंगे, 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य कितनी रियासतों में बढ़ गया था, तो बिल्कुल 5 रियासतों में बढ़ गया था। फिर 7वां प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे इजी बाबर है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1761 में लड़ा गया। 9वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को, पूरा डेट याद रखेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या था। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ था। ठीक है, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपने भारत यात्रा विवरण को इंडिका नामक ग्रंथ से संग्रहित किया। फिर बच्चों 13वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखी हैं। तो वैदिक काल में राजतंत्र आत्मक प्रणाली प्रचलित थे। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। फिर राजा वंशानुगत होता था, किंतु जनता उसे हटा सकते थे। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन्म विशेष का राजा होता था। फिर बच्चों 14वां प्रश्न है, हर्षचरित का लेखक कौन था। हर्षचरित का लेखक कौन था, तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था और हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। फिर हम्पी की खोज किसने की थी, तो हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कलीन मैकेंजी ने की थी। फिर आ जाइए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है, प्रत्येक 5 मार्क्स का है यहाँ पे। ठीक है, तो 16वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू
क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण क्या था, तो आपको बताना है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करने का मुख्य कारण था कि 26 जनवरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए ऐतिहासिक दिन था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस दिन को महत्व देने के लिए संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना और ब्रिटिश शासन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे 16वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा धर्म पर एक टिप्पणी बतानी है आपको 5 नंबर का। तो हड़प्पा सभ्यता का धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित था। किस किस पे आधारित था? इनका धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित था। हड़प्पावासी मातृ देवी यानी मातृ शक्ति की पूजा करते थे, जिससे प्रजनन और उर्वरता की अवधारणा जुड़ी थी। पशुपति शिव जैसी एक पुरुष देवता की मोहरें मिली हैं जो शिव के प्रारंभिक रूप का संकेत देती हैं। लोग वृक्ष, पशु यानी विशेष रूप से बैल और हाथी, नाग, जल एवं अग्नि की पूजा करते थे। अनेक मोहरों पर योग मुद्रा में बैठे देवता और पवित्र प्रतीकों के चिन्ह भी मिले हैं। मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि पूजा व्यक्तिगत या सामुदायिक रूप से होती थी। हड़प्पा धर्म बाद की हिंदू परंपराओं को प्रभावित कर सकता है। देखिए, जो जितनी भी चीज़ें मिली हैं यहाँ पे, जो है हड़प्पा में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया, उसकी लिपि को भी पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो मोहरें वगैरह जो मिली है, उस पर अनुमानता जो लगाया गया, उसके आधार पर यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर अब बात करेंगे। 18वां प्रश्न है, अल बिरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अल बिरूनी 1973 से 1048 ईस्वी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, इतिहासकार, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और यात्री थे। उनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बिरूनी था। इन्होंने गजनी के सुल्तान महमूद के साथ भारत यात्रा की और भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, विज्ञान और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद, भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। वे संस्कृत भाषा से परिचित थे और उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। अल बिरूनी तुलनात्मक अध्ययन के जनक माने जाते हैं और उन्होंने भारत तथा इस्लामी दुनिया के ज्ञान का आदान प्रदान किया। फिर बच्चों अगला प्रश्न 19वां है, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सूफी मत इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है जो प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता पर आधारित है। इसके प्रमुख सिद्धांतों में ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम, मानवता की सेवा, धार्मिक सहिष्णुता, आत्मशुद्धि शामिल है। सूफी संत बाहरी कर्मकांडों के बजाय आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव को अधिक महत्व देते थे। वे गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास रखते थे और ध्यान, संगीत तथा नृत्य के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते थे। सूफी संतों ने धार्मिक एकता और समाज में भाईचारे को बढ़ावा दिया। प्रमुख सूफी सिलसिले चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी और नक्शबंदी हैं। फिर बच्चों 20वां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून के विरोध में शुरू किया गया। एक अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागृति का प्रतीक बना और पूरे देश में सत्याग्रह शुरू हुए। हजारों लोगों ने गिरफ्तारी दी, लेकिन आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। अंततः 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक मोड़ था। फिर बच्चों यहाँ पे 21वां प्रश्न देखेंगे, अकबरनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर है, अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर के जीवन और शासन पर आधारित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। यह 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड मुगल वंश और अकबर
के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करता है। दूसरा खंड उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं और नीतियों पर केंद्रित है और तीसरा खंड आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें अकबर की प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक नीतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और प्रभावशाली शासन प्रणाली को दर्शाता है और मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानता जाता है। फिर बच्चों आ जाइए, अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि इनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न आता है कि प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 10 मार्क्स का है। तो मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मौर्यकालीन प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मौर्य काल कब से कब? 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक युग था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने एक संगठित, केंद्रीकृत और प्रभावी शासन प्रणाली विकसित की थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। केंद्रीकृत प्रशासन। मौर्य शासन पूर्णतः केंद्रीकृत था। राजा सर्वोच्च शासक था और सभी शक्तियां उसके अधीन थी। मंत्री परिषद राजा को प्रशासन में सहायता प्रदान करती थी। राजा की सर्वोच्चता क्या थी? तो राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त था और वह विधि निर्माण, सैन्य संचालन तथा न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख था। मंत्रिपरिषद की बात करें तो मौर्य काल में एक मंत्रिपरिषद थी जिसमें प्रधानमंत्री सहित कई मंत्री होते थे। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों को नीति और प्रशासन में कुशल होना आवश्यक था। प्रांतीय प्रशासन। तो राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका प्रशासन कुमार या महासंपत नामक अधिकारी देखते थे। प्रमुख प्रांतों में तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी आदि थे। जिला और ग्राम प्रशासन। प्रत्येक जिले का प्रशासनिक प्रमुख स्थानीय अधिकारी होता था। गांव का प्रशासन ग्रामीण या मुखिया देखता था। फिर राजस्व व्यवस्था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर था। कृषि कर, व्यापारिक कर, जल कर, शिल्प कर आदि प्रमुख कर थे। सैन्य व्यवस्था। मौर्य शासन में एक संगठित सेना थी जिसमें पैदल सेना, अश्वारोही हाथी सेना और रथ सेना शामिल थी। सेनापति और अन्य अधिकारी सेना के संचालन की देखरेख करते थे। गुप्तचर प्रणाली की बात करेंगे तो राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत गुप्तचर विभाग था जिसे दूत या गूढ़ पुरुष संचालित करते थे। यह व्यवस्था प्रशासन की कुशलता बनाए रखने में सहायक थी। फिर न्यायिक व्यवस्था की बात करेंगे तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। छोटे मोटे मामलों को निपटारा ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं करती थी, जबकि उच्च न्यायालयों में विशेष न्यायाधीश होते थे। सार्वजनिक कल्याण। अशोक के समय में सड़क निर्माण, जलापूर्ति, धर्म प्रचार, अस्पताल, विश्राम गृह, पशु चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था की गई थी। निष्कर्ष। मौर्यकालीन प्रशासन एक संगठित और प्रभावी प्रणाली थी जिसने भारतीय इतिहास में स्थायी प्रभाव छोड़ा। इसकी नीति और योजनाएं आगे के साम्राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। फिर अथवा में प्रश्न पूछा, इसी में भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए यहाँ पे 5-6 लॉन्ग आप तैयार कर लेंगे तो आपके प्रश्न यहाँ से फंस जाएंगे। तो कुल मिला के आप 10 लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक है, जितने भी लॉन्ग में करवा रहा हूँ ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो क्या है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन? विजयनगर साम्राज्य 1936 से 1646 दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इस साम्राज्य का प्रशासन संगठित, मजबूत और सैन्य शक्ति से युक्त था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है राजा की सर्वोच्चता। राजा को सर्वोच्च शासक माना जाता था और उसे दैवीय शक्ति प्राप्त थी। वह प्रशासन, न्याय और सेना का प्रमुख था। विजयनगर के राजा स्वयं को धर्म रक्षक मानते थे और मंदिरों का संरक्षण देते थे। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष, सेनापति, धार्मिक प्रमुख और अन्य उच्च अधिकारी शामिल होते थे। ये सभी राजा को सलाह देते थे और विभिन्न विभागों का संचालन करते थे। प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्हें नायक या गवर्नर प्रशासित करते थे। नायक स्वतंत्र रूप से प्रशासन चलाते थे और लेकिन उन्हें राजा को कर देना पड़ता था। राजस्व व्यवस्था। राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमि कर था जो उपज का एक बड़ा भाग होता था। इसके अलावा व्यापक कर, खनन कर, बंदरगाहों से भी आय होती थी। सैन्य व्यवस्था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना थी जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार,
हाथी सेना और नौसेना शामिल थी। स्थानीय नायक भी अपने क्षेत्रों में सेना रखते थे। न्यायिक व्यवस्था, राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। धार्मिक और सामाजिक मामलों को मंदिरों और पंचायतों द्वारा सुलझाया जाता था। नगर एवं व्यापार प्रशासन, विजयनगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां भीतर और विदेशी व्यापार की व्यवस्था थी। बाजारों और व्यापारियों को देखरेख के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। निष्कर्ष में देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का संतुलन था। यह मजबूत सैन्य, आर्थिक और धार्मिक नीतियों के कारण कई वर्षों तक दक्षिण भारत में सशक्त बना रहा। फिर बच्चों अथवा में इसी का प्रश्न पूछा गया है, कृष्णदेव राय पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। फिर अगला प्रश्न 24वां है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे मैंने अथवा वाला प्रश्न लिया है, भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या की है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, अब जो है अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहीं से शुरू किया था। इसे अंग्रेजों भारत छोड़ो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना परामर्श के लिए भारत को युद्ध में झोंक दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने से भारतीयों में असंतोष बढ़ गया। इसी कारण कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत के तुरंत समाप्त करना था। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। इससे आंदोलन और भी उग्र हो गया। आंदोलन की घटनाएं क्या थीं? 9 अगस्त 1942 को गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद सहित कांग्रेस शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता ने हिंसक और अहिंसक दोनों तरीकों से विरोध किया। रेलवे स्टेशन, डाकघर और सरकारी भवनों को निशाना बनाया गया। छात्र, किसान और मजदूर सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया। सरकार की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। लाठीचार्ज और गोलीबारी में कई लोग शहीद हुए। परिणाम और महत्व, हालांकि आंदोलन तत्काल सफल नहीं हुआ लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। निष्कर्ष की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय जनता के आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा का प्रतीक था। यह ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत साबित हुआ। फिर खंड अंगा में बच्चों आता है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं को उल्लेख कीजिए। ये सारी तिथियां दी गई हैं, एक एक नंबर की हैं। इन तिथि में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो आपको बताना है। तो यहाँ नीचे उत्तर मैंने लिख रखा है। 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित जिससे ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बढ़ा। फिर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन जिसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड जिससे के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। 1930 ईस्वी पूर्व में दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 1947 ईस्वी में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। 1956 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए दे रखा है 26वां प्रश्न, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। यहाँ पे आपको मानचित्र मिलेगा, उनका नाम लिखना, सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। तो ये 10 नंबर का मैप है, 1 नंबर है नाम लिखने के लिए और उसे दर्शाने के लिए 1 नंबर। तो वह स्थान जहाँ 1872 में कूका विद्रोह हुआ, तो कूका विद्रोह स्थान है अलवर, ये लिखने का 1 नंबर आपको मिल गया और ये मैप में दिखाने का आपको 1 नंबर मिलेगा। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अमृतसर में, तो आपको भारत के मैप में अमृतसर दिखाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, इलाहाबाद मेंशन करना है। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, वह स्थान जहाँ गंगा, यमुना तथा सरस्वती का संगम
तो कौन सा भाई, प्रयागराज, ये भी आपको दिखाना है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो राजगृह में थी। लिखने का 1 नंबर, दर्शाने का 1 नंबर। तो इस प्रकार आपका पूरा मॉडल पेपर हो जाता है। इसी तरह मैं आपको 3 मॉडल पेपर और दूंगा और ये 4 मॉडल पेपर ही आप पढ़ लीजिए। 5 मार्च को आपका पेपर है। ये सिर्फ 4 मॉडल पेपर आप तैयार करके जाइए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।